हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पाथवे पे। तो आज हम ले 3 फरवरी 2024 में जो फिजिक्स का एग्जाम होगा उसमें जो 2 मार्क्स का सवाल आता है उसका हमने 10 वीवीआई क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। तो चलिए आज हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। मतलब व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट एसआई यूनिट। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, बोला विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। और फाई जो होता है वो होता है ई ए कॉस थीटा। फाई क्या होता है बोलो, ई ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स है क्या, तो बोला है कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। फाई क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। अगर हम बात करें इसका एसआई मात्रक का, तो इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो अगर आपके सवाल एग्जाम में सवाल आता है कि फ्लक्स क्या है और फ्लक्स का एसआई मात्रक लिखे, तो आपको बताना है कि फ्लक्स जो है, फ्लक्स क्या है, तो फ्लक्स क्या है बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। फाई क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। अगर इसका एसआई मात्रक पूछेंगे तो हम बोलेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप इसे इंग्लिश में देख लो। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास थ्रू गिवन एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था उसके बारे में। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम देखेंगे। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो क्या है, नेक्स्ट सवाल हमने बोला है कि कूलम का नियम की सीमा को लिखे। तो आपको बताना है कि कूलम का नियम का सीमा क्या है। राइट द लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ का लिमिटेशन है, पहला लिमिटेशन क्या है कि बोला यह एक प्रायोगिक नियम है। ये जो कूलम का नियम है वो कैसा नियम है बोलो, तो बोलेंगे यह एक प्रायोगिक नियम है, प्रयोग किया गया इस पे। दूसरा है यह केवल बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है। तो कूलम का जो नियम है वो बिंदु आवेश के लिए सत्य है। अगर तुम्हारे पास आवेश अगर काफी बड़ा है तो उसके लिए हम लोग कूलम का नियम वैलिड नहीं है। तो कूलम का नियम जो है वो वैलिड किसके लिए है, लागू किसके लिए होता है, तो हम बोलेंगे बिंदु आवेश के लिए होता है, पॉइंट चार्ज के लिए होता है। तो हम लोग कूलम का नियम किसके लिए बोलो, पॉइंट चार्ज के लिए होता है, बिंदु आवेश के लिए होता है। अच्छा, तीसरा पॉइंट एक और है कि हम लोग कूलम का जो नियम है उसमें जो दो आवेश के बीच का दूरी है 10 का पावर -15, 10 का पावर -15। अगर 10 का पावर -15 दो आवेश के बीच का दूरी 10 का पावर -15 मीटर से अगर कम कर दें तो वहां पर भी कूलम का नियम हमारा वैलिड नहीं है। तो हमने बताया कि कूलम का जो लिमिटेशन है, हमने तो ऐसे 4-5 और होता है लेकिन हमने यहाँ पे 3 बताया। पहला क्या है बोलो कि जो कूलम का नियम है वो कैसा नियम होता है, प्रायोगिक नियम है, ठीक है। दूसरा हमने क्या बताया कि कूलम का जो नियम है वो केवल बिंदु आवेश के लिए सही है, पॉइंट चार्ज के लिए सही है। तीसरा हमने क्या बताया कि कूलम का जो नियम है वो तभी अप्लाई होगा, कूलम का नियम अप्लाई नहीं हो सकता, कब नहीं हो सकता, जब हम दो आवेश के बीच का दूरी को 10 का पावर -15 मीटर से क्या कर दे, कम कर दे। तो अगर आप दो आवेश के बीच की दूरी 10 के पावर -15 मीटर से कम कर दीजिएगा तो वहां पे कूलम का नियम वैलिड नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा ये है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात, प्रतिघात इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंपेडेंस एवं प्रतिबाधा, जिसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंस, ठीक है। ये सवाल हमारा 2019 में आ चुका है। ये है होता है क्या, प्रतिघात क्या है, तो बोला है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एलआर एलसीआर परिपथ में एल परिपथ एवं सी परिपथ के प्रतिरोध को ही प्रतिघात कहा जाता है। तो बोला है कि हम लोग अगर देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट में तो हमें देखना क्या कि एल परिपथ और सी परिपथ, एल परिपथ और सी परिपथ के बीच के प्रतिरोध जो होता है, एल परिपथ और सी परिपथ के प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिघात कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्रतिबाधा क्या होता है, प्रतिबाधा को भी आप देख लो। रिएक्टेंस क्या होता है, बोला है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एलआर परिपथ और सीआर परिपथ एवं एलसीआर परिपथ के प्रतिरोध को ही प्रतिबाधा कहा जाता है। तो अल्टरनेटिंग करंट में अगर हम देखें एलआर परिपथ में, सीआर परिपथ में और एलसीआर परिपथ में
इन तीनों परिपथ का जो प्रतिरोध है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा कहेंगे। तो इसमें हमने 2 पॉइंट देखा है कि प्रतिघात क्या होता है और प्रतिबाधा क्या होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है बोलो, ये हमारा प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। What do you understand by इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो आपको बताना है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यतिकरण। बताया कि दो कला संबंध स्रोतों से निकलने वाले प्रकाश तरंगे की अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा को पुनः वितरण करने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, व्यतिकरण। ये प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, तो हमें बताया गया है कि दो कला संबंध, कला संबंध का मतलब क्या होता है, दो कला संबंध स्रोत से निकलने वाले प्रकाश तरंगे की अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा को अगर हम लोग पुनः वितरण करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। आप यहां भी देख लो, द फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव कमिंग आउट ऑफ टू फेज रिलेटेड सोर्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो ये था मेरा व्यतिकरण। तो अगर आपसे मिले सवाल, अगर आपको आ जाता है कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, तो हम ये बोलेंगे कि दो कला संबंध स्रोतों से निकलने वाले प्रकाश तरंगे के अध्यारोपण के कारण, मतलब मिलने के कारण, अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा को पुनः वितरण करने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा ये। नेक्स्ट सवाल जो है वो काफी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये काफी बार आ चुका है। गॉस की परिमेय को लिखना है। देखो ये जो सवाल है 85 में भी आ चुका है, 92 में भी आ चुका है, 96 में भी आ चुका है, 99 में, 2 में, 9 में, 12 में, 14 में, 17 में। मतलब ये सवाल जो है ना, ये काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कई बार वो पूछ चुका है कि गॉस का प्रमेय को लिखना है। डिफाइन गॉस थ्योरम, आपको गॉस थ्योरम को डिफाइन करना है। बोला द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस एनी क्लोज सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल to 1 by epsilon naught times the electric charge enclosed by them। ठीक है, क्या बोल रहा है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, जैसे ये बंद पृष्ठ है, इसके अंदर चार्ज है, तो इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा हमारा, इससे जो निकलेगा वो निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इकाई से निकलता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बोल रहा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का कितना टाइम्स होता है, Q बाई 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। कहने का मतलब है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना होता है, बोलो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस का प्रमेय क्या है, तो हम बोलेंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का क्या होता है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। 1 बाई क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। मतलब कि फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू कितना होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट सवाल हमारा ये क्या है, नेक्स्ट सवाल जो बोला है हमें, नेक्स्ट बोला है बूस्टर का नियम को लिखना है। कि बूस्टर का नियम क्या होता है, आपको इसके बारे में बताना है। अच्छे से पढ़ते हैं, बूस्टर का नियम होता है क्या। बोला इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवन कोण के स्पर्श जया, जिसको बोलते हैं टेंजेंट, के बराबर होती है। तो बोला है कि तुम्हारा जो ब्रूस्टर का जो नियम है, बोला इस नियम में, ब्रूस्टर के नियम के अनुसार किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, वो ध्रुवन कोण के स्पर्श जया के बराबर होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रूस्टर का नियम। तो ब्रूस्टर का नियम क्या है, बोलो द टेंजेंट ऑफ द polarizing angle equal the refractive index of the reflecting medium in comparison to the surrounding medium is called Brewster। हमें उसको बोलेंगे बूस्टर लॉ बोलेंगे। तो ये था हमारा बूस्टर लॉ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हमारा सवाल जो है वो है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है क्या। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, देखना
बोला जब नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाए जाते हैं तो पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। तो पी टाइप अर्धचालक हमें कब प्राप्त होगा? जब हम लोग नैज अर्धचालक में क्या मिला देंगे? जब हम लोग नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी, जब हम लोग नैज अर्धचालक में क्या मिला देंगे? जब हम लोग नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे तो हम लोग क्या प्राप्त होगा? हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा। तो पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक होल्स तथा अल्पसंख्यक वाहक जो है इलेक्ट्रॉन होता है। यहां भी वही लिखा हुआ है कि व्हेन ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आर एडेड टू द सेमीकंडक्टर, अगर आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर दीजिएगा सेमीकंडक्टर में तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा। ठीक है, बोला द पी टाइप सेमीकंडक्टर कंटेन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? बोलो होल्स होता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो क्या होता है? बोलो इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? तो बोलेंगे होल्स होता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है क्या? तो बोला है कि जब हम लोग सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी के रूप में किसको मिलाएं? ट्राइवैलेंट को मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? पी टाइप। लेकिन अगर हम इम्प्योरिटी के रूप में पेंटावैलेंट को मिलाएंगे तो हमें प्राप्त होगा एन टाइप। ठीक है, याद रखना। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक जो आवेश वाहक होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, और अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो होता है वो क्या होता है? होल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखो वही जो हम बता रहे थे कि एन टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन टाइप सेमीकंडक्टर? की एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो क्या होता है? तो आपको बताना है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो क्या होता है। देखो, जब नैज अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मतलब कि पेंटावैलेंट, अगर आप इम्प्योरिटी के रूप में पेंटावैलेंट मिलाइएगा तो आपको प्राप्त क्या होगा? आपको प्राप्त होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो क्या होता है? वो होल्स होता है। तो आप ध्यान देना कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो गया कि जब हम सेमीकंडक्टर में क्या मिला दे? बोलो, जब हम लोग सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी के रूप में मिला दे ट्राइवैलेंट एलिमेंट को मिलाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। अगर हम इम्प्योरिटी के रूप में पेंटावैलेंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? वो बनेगा हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में तुम्हारा जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो क्या होता है? होल्स होता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? वो होता है इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो क्या होता है? बोलो, वो होता है होल्स होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो है पीएन संधि डायोड से आप क्या समझते हैं? यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि इसे कई बार पूछा गया है कि पीएन संधि डायोड क्या होता है। तो पीएन संधि डायोड क्या होता है? जब देखो यहां से बोला, जब पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के संपर्क में रखा जाता है तो वैसे ही व्यवस्था को हम लोग पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। तो बोला कि जब हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर को कहां रख देंगे? बोलो, अन टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर के संपर्क में रखते हैं तो हमें क्या बनता है कि वैसे ही व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? पीएन जंक्शन डायोड करते हैं। तो जब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर को क्या बनाइएगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर को अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर के संपर्क में रखिएगा तो जो हमें जो व्यवस्था प्राप्त होगा उस व्यवस्था को ही क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं पीएन संधि डायोड बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? पीएन संधि डायोड। जरा देख लीजिए यहां भी, व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर is kept in contact with an n-type semiconductor, then the similar arrangement is called pn junction diode, है ना। तो वही बताया गया है कि जब p टाइप सेमीकंडक्टर को n टाइप सेमीकंडक्टर के कांटेक्ट में रखिएगा तो जो अरेंजमेंट हमें प्राप्त होगा उस अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। क्या बोलेंगे उसको? पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है। नेक्स्ट सवाल हमें बोला है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट?
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है और इसका ऐसा ही मात्रक आपको लिखना है। तो आपको यह बताना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी एक टाइप का अरेंजमेंट है। वो कैसा अरेंजमेंट है? अगर आप दो चार्ज ले लो, अगर आप दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ले लो और उसे कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट रख दो, तो जो अरेंजमेंट प्राप्त होता है उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आवेशों के परिमाण तथा उसके मध्य की बीच की दूरी के गुणनफल। अच्छा, ये तो हमने ये पूछा गया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हमने बताया पहले कि विद्युत द्विध्रुव होता है क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल यही है कि अगर आप दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को कुछ डिस्टेंस पे रख देते हैं, तो उस डिस्टेंस को रख देते हैं, तो जो हमें अरेंजमेंट प्राप्त होता है उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। लेकिन हमें सवाल में पूछा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पूछा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है उसे आप देखो। तो बोला है कि आवेशों के परिमाण तथा उसके मध्य की बीच की दूरी। तो बोला है कि ये जो हमारा ये अरेंजमेंट है ना, इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। इस व्यवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। लेकिन हमें डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो बोला है कि दो आवेशों में से किसी एक का परिमाण ले लो और उनके बीच का दूरी अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखो लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो हमने लिख दिया। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का अगर हमें फार्मूला की बात करें, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला लिखेंगे तो इसके पहले हम डिनोट करते हैं पी से। किससे करेंगे बोलो? पी से। अब P क्या होता है? तो बोला कि दोनों में से किसी एक का आप ले लो वैल्यू, तो हमने ले लिया Q, और दोनों का बीच का दूरी मतलब कि 12, तो Q इंटू 12। अब जरा ध्यान दो कि ये कैसा राशि होता है। तो ये जो होता है वो सदिश राशि है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो किस टाइप का राशि है? सदिश राशि है। अगर इसे सदिश के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो ऐसा आप इसे लिख सकते हैं, इसके ऊपर एरो दे दो। अगर यहां से अगर हमें मान लो, हाँ यहां से हम निकाल सकते हैं इसका फॉर्मूला, ऐसा ही मात्रक निकाल सकते हैं। यह है तुम्हारा Q मतलब कि चार्ज का क्या होता है? कूलम। यह है तुम्हारा 12 मतलब कि डिस्टेंस किसका होता है? मीटर, मतलब कि कूलम मीटर। इसका जो होता है वो क्या होता है बोलो? कूलम मीटर होता है। तो आज हमने 10 VVI क्वेश्चन डिस्कस किया है जो कि 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसी तरह का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल से बने रहे, है ना। थैंक यू।